कहानी की शुरुआत होती है एक चालाक और मशहूर चोर फ्रैंक मॉरिस से, जिसे बैंक डकैती के जुर्म में पुलिस पकड़ चुकी थी। सजा भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि उम्र कैद की सुनाई गई थी और अब उसे भेजा जा रहा था दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज में। अल्काट्राज वो जगह थी जो समंदर के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप पर बनी थी। यहाँ से भाग निकलना लगभग नामुमकिन था। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश भी करता तो उसके आगे सिर्फ गहरा पानी और तेज धाराएं होती। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे सिक्योर जेल माना जाता था। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े खतरनाक अपराधियों को रखा जाता, लेकिन ये जेल अपनी पहचान खोने वाली थी, क्योंकि अब इसमें दाखिल हो चुका था फ्रैंक मॉरिस, वो इंसान जो पहले भी कई बार जेल की दीवारें तोड़कर फरार हो चुका था। बस फर्क इतना था कि इस बार सामने अल्काट्राज थी। ये जगह इतनी मजबूत और सिक्योर थी कि खुद मॉरिस को भी थोड़ा डर लग रहा था, मगर उसका इरादा साफ था, वो यहाँ पूरी जिंदगी बिताने वाला नहीं था। जेल में कदम रखते ही उसने भागने की प्लानिंग दिमाग में बैठा ली। उसे ऊपर से नीचे तक चेक करने के बाद एक सेल में बंद कर दिया गया। गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम टू अल्काट्राज। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कुछ ही देर बाद एक तेज घंटी बजती है और सभी कैदियों के सेल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अफसर उन्हें बाहर निकलने का आदेश देते हैं। यहाँ का अनुशासन बहुत सख्त था। कैदियों को सफाई करना, समय पर वापस सेल में जाना और जेल के हर नियम का पालन करना पड़ता था। सब एक जैसे कपड़े पहनकर लाइन में लगते और नाश्ते के लिए पहुंच जाते। नाश्ते के दौरान मॉरिस के सामने बैठा कैदी लिटमस था। मॉरिस ने शिकायत की, मुझे कांटा ही नहीं मिला, अब नूडल्स कैसे खाऊं? लिटमस ने ताना मारते हुए कहा, ये तेरे घर का डाइनिंग टेबल नहीं है, जो मिला है चुपचाप खा। इतने में ही एक और डरावना कैदी वुल्फ मॉरिस को चिढ़ाने लगता है। जेल के अंदर वुल्फ नाम का कैदी बाकी सबके लिए सिरदर्द बन चुका था। हर एक कैदी उससे परेशान रहता, क्योंकि वह अपनी मनमानी चलाता था। उस पर बलात्कार जैसे कई गंभीर केस भी दर्ज थे। यह जेल वैसे भी आम जगह नहीं थी। यहाँ सिर्फ खतरनाक और खून खराबे वाले अपराधी ही रखे जाते थे। इसी जेल में लिटमस नाम का एक कैदी मॉरिस से थोड़ा खाना मांग बैठता है। मॉरिस बिना सोचे अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ा देता है, लेकिन जब वह टेबल के नीचे झांक कर देखता है तो हैरान रह जाता है। लिटमस खुद नहीं खा रहा, बल्कि अपना हिस्सा एक चूहे को खिला रहा था। रात के वक्त एक गार्ड अचानक मॉरिस को वार्डन के ऑफिस में ले जाता है। वार्डन उससे कहता है, मुझे पता है तुम बहुत चालाक और दिमागदार हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी अक्ल किसी काम की नहीं, क्योंकि अब तक न जाने कितने होशियार आए और गए, कोई भी यहाँ से निकल नहीं पाया। याद रखो, यहाँ के नियम बेहद सख्त हैं। 2 महीने में बस एक बार मुलाकात की इजाजत मिलती है, वो भी तभी जब मेरा मूड अच्छा हो। यह वार्डन बेहद निर्दयी इंसान था। छोटी सी गलती पर भी कैदियों को वह डरावनी सजा देता था। उसने साफ चेतावनी दी, भागने की कोशिश मत करना, वरना टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। मॉरिस ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, आपके रहते यहाँ से भागने के बारे में कौन सोच सकता है? लेकिन सच्चाई यह थी कि मॉरिस पहले दिन से ही भागने की योजना अपने दिमाग में बना रहा था। इसी दौरान मौका पाकर उसने वार्डन का नेल कटर चुरा लिया। देखने में यह मामूली चीज थी, लेकिन मॉरिस जानता था कि अल्काट्राज जैसी जेल में यह छोटा सा औजार भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। अपनी सेल में लौटकर उसने उसे बाइबल के पन्नों के बीच छुपा दिया। अगले ही दिन बाथरूम में वुल्फ फिर से मॉरिस से पंगा लेने लगा, लेकिन इस बार मॉरिस ने चुप्पी नहीं साधी। उसने अपना असली रूप दिखाया और वुल्फ की जमकर धुनाई कर दी। उस दिन के बाद से पूरी जेल में उसका खौफ बैठ गया। अब हर कोई उससे डरने लगा था। इसके कुछ समय बाद उसे लाइब्रेरी में काम करने का मौका मिला। वहीं उसकी मुलाकात एक सीनियर कैदी से हुई, जिसका नाम था इंग्लिश। इंग्लिश को 2 लोगों की हत्या के चलते आजीवन कारावास सुना गया था। उसने इस जेल में अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजार दिया था और वहां की हर चीज से उसे पहचान थी। जेल में क्या चल रहा है, कौन किससे लड़ता है, कौन क्या खाता है, सब कुछ उसके रडार पर रहता था। उसी सुबह मॉरिस और वुल्फ के बीच झगड़ा हुआ था, यह भी उसे पहले से पता चल गया था। उसने मॉरिस को कुछ किताबें दी, जिन्हें मॉरिस को हर कैदी के सेल तक पहुंचाना होता था। अगले सीन में खुले मैदान का नजारा दिखता है, जहां कुछ कैदी छोटे मोटे खेल में मसरूफ हैं। वहीं मॉरिस एक कलाकार से मिलता है, जिसे वहां सब लोग डॉग के नाम से जानते हैं। डॉग शांत और सादे स्वभाव का आदमी है। कई सालों से उसी जेल में था, पर पेंटिंग उसका जुनून था। वही लगभग सारा वक्त वह रंगों और कैनवास के बीच बिताता। डॉग बोलता, अल्काट्राज जैसी जगह में कोई भी पागल हो सकता है, पर पेंटिंग ने उसका दिमाग संभाले रखा है। मॉरिस उसकी पेंटिंग पर नजर डालता है और पूछता, ये फूल क्यों बना रखा है? तेरी शर्ट में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। डॉग गंभीर होकर कहता, ये मेरी खुशियां हैं, सिर्फ पेंटिंग में रहती हैं, दिल में नहीं। मॉरिस ने जैसे ही दाहिनी तरफ देखा, उसे इंग्लिश नजर आया। वह इंग्लिश के पास जाता है, लेकिन उसके कुछ साथी उसे रोक लेते हैं। इंग्लिश ने धीमे से इशारा किया कि उसे आने दो, यह मेरा आदमी है। मॉरिस बैठकर सीधा सीधा अपना प्लान बता देता है, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इंग्लिश ठहाका मारकर हंस पड़ता। उसने कहा, बेटा, ये सजा नहीं, यहाँ हम सब की कब्रें हैं। निकलना है तो पहले हमें मरना होगा, तभी हमारी कब्र की असली यात्रा शुरू होगी। मान भी लो तुम दीवारों पर चढ़ गए, सुरक्षा बलों को पार कर लिए
और किसी तरह सैकड़ों गार्डों से बचकर बाहर निकल आए। आगे समुंदर तुम्हें रोक देगा, इसलिए समय बर्बाद मत कर और चुपचाप सजा काटो, कम से कम जिंदा तो रहोगे। मॉरिस पर यह सब असर नहीं हुआ। उसके इरादे पक्के थे। वह किसी भी हालत में जेल से भागना चाहता था। उसी रात एक अफसर आया और बताया कि कल से उसे कारपेंटरी का काम दिया जा रहा है और 1 घंटे का मजदूरी 50 सेंट मिलेगी। मॉरिस तुरंत हाँ बोल गया। उसे लगा कि वर्कशॉप में कोई ऐसा औजार मिल सकता है जो भागने में काम आ जाए। अगले दिन मॉरिस ने लिटमस से रास्ता पूछा। लिटमस ने कहा, बहुत आसान है, हर सेल में एयर वेंट होता है, उसके जरिए छत तक पहुंच सकते हो, वहां से शायद बच निकलना मुमकिन हो। मुस्कुराते हुए मॉरिस वहां से गया। उसी समय डॉक ने चेतावनी दी कि वुल्फ तेरी तरफ बढ़ रहा है। काफी जल्दी वुल्फ ने चाकू निकालकर मॉरिस पर हमला कर दिया। मॉरिस ने अपनी कोट में हथियार लपेटकर जवाब दिया और दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। एक गार्ड बीच में आया तो वुल्फ ने उस पर भी वार कर दिया। हालत बिगड़ते बिगड़ते वॉच टावर पर बैठे गार्ड ने गोली चला दी। तब जाकर मॉरिस और वुल्फ की लड़ाई थमी। मॉरिस को यही एहसास हुआ कि जेल की हर चीज पर कितनी कड़ी नजर रखी जाती है। दोनों को गार्ड्स ने डी ब्लॉक भेज दिया। वह वही सेल था जहां कैदियों को रात भर अंधेरे में रखा जाता और यातनाएं दी जाती थीं। वहां कोई भी कैदी जाने की हिम्मत नहीं करता। जाने से पहले वुल्फ ने मॉरिस को धमकी दी, तेरी मौत मेरे हाथों होगी। उसी रात मॉरिस को अलग अलग तरह के टॉर्चर झेलने पड़े। उसके हालात तब और बिगड़ गए। 2 हफ्ते अंधेरे वाले सेल में बिताने के बाद उसे वापस उसी सेल में ले आए। लिटमस ने अपने पालतू चूहे के जरिए मॉरिस को एक नोट पहुंचाया। वेलकम बैक मॉरिस लिखा हुआ था। कुछ दिन बाद चार्ली नाम का एक नया कैदी आया और उसे मॉरिस के बगल वाले सेल में रखा गया। दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। मॉरिस ने चार्ली को अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाया। उसी वक्त वार्डन बिना बताए हर सेल की चेकिंग करने निकलता है। जब वह डॉग के सेल में जाता है तो पाता है कि वहां कई नई पेंटिंग्स रखी हुई हैं। दिन ब दिन उन पेंटिंग्स की तादाद बढ़ती जा रही है। डॉग ने वार्डन की भी एक पेंटिंग बना रखी होती है। वार्डन उन पेंटिंग्स को देखकर मुस्कुराने लगता है, पर अगले दिन वह गार्ड्स को आदेश दे देता है कि डॉग की सारी पेंटिंग्स बाहर फेंक दी जाएं। इस फैसले ने डॉग को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। पेंटिंग्स ही उसकी एकमात्र खुशी थी और वो खुशी उससे छीन ली गई। मॉरिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि डरने की कोई बात नहीं, फिर से बना लेगा, मगर डॉग सदमे से बाहर नहीं आ पाता। मॉरिस गार्ड से मांग करता है कि डॉग पर नजर रखो, वो बहुत परेशान दिख रहा है, कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। गार्ड जवाब देता है कि अपने काम से काम रखो। फिर डॉग को मॉरिस के साथ कारपेंटर का काम दिया जाता है। काम के बीच डॉग चुपके से मॉरिस की जेब में कुछ रख देता है। थोड़ी देर बाद वह एक गार्ड को बुलाकर कारपेंट्री में दी गई कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है और चिल्लाकर कहता है कि जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता उनकी मुझे कोई जरूरत नहीं। गार्ड उसे पकड़कर ले जाता है। मॉरिस देखता है कि डॉग ने उसी फूल की पंखुड़ी उसे दे दी है जिससे वह अपनी पेंटिंग बनाता था। शायद यह बताना चाहता था कि इन लोगों ने मेरी खुशी छीन ली। मॉरिस डॉग की कटी उंगलियां उठाकर एक डिब्बे में रख देता है और गार्ड से कहता है कि इसे वार्डन को दे दो। सोचता है कि उसे देखकर वार्डन को तकलीफ होगी। अगले दिन मॉरिस अपने सेल में बैठा होता है। तभी उसे दिखता है कि एक कॉकरोच एयर वेंट में जा रहा है। इससे उसे अंदाजा होता है कि वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता होना चाहिए। तभी इंग्लिश आता है और बताता है कि डॉग ने अपनी उंगलियां काट ली क्योंकि उसे पेंटिंग करने की अनुमति रद्द कर दी गई थी। इसी निराशा में उसने यह कदम उठाया। ये सुनकर मॉरिस बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरे दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस से पूछता है कि तुम इस डॉग का इतना समर्थन क्यों कर रहे हो। मॉरिस टालकर कहता है कि कुछ नहीं और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। वहां उसकी मुलाकात जॉन और क्लैरेंस नाम के 2 भाइयों से होती है। मॉरिस उनसे वैसे ही बात करता है जैसे पहले से जान पहचान हो। वो दोनों असल में किसी दूसरी जेल में मॉरिस की गैंग के साथी रहे थे। अब जॉन को भी वहां से भागने का ख्याल अच्छा लगने लगा क्योंकि दोनों भाई भी तेज तर्रार थे। तीनों ने मिलकर भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। दोपहर में चार्ली की गर्लफ्रेंड मिलने आती है और इंग्लिश की बेटी भी उसकी मुलाकात के लिए आई होती है। इंग्लिश अपनी बेटी को देखकर बदहवास हो जाता है। उसे इसका अफसोस होता है कि वह उसका बचपन देख नहीं पाया। वहीं चार्ली की पत्नी बताती है कि चार्ली की मां बहुत बीमार है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वे कुछ ही महीनों की मेहमान हैं। यह सुनकर चार्ली भी भागने का विचार करने लगता है। मिलने का समय खत्म होते ही गार्ड उन्हें खींचकर वापस कर देता है और चार्ली बहुत परेशान होकर मॉरिस से रात में कहता है कि अगर तुम भागने की योजना बनाओ तो मुझे भी शामिल कर लेना। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लैरेंस की मीटिंग होती है। मॉरिस बताता है कि हर सेल का एयर वेंट छत पर खुलता है और जगह समुद्र के बीच खारे पानी से घिरी होने की वजह से दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। उसके पास नेल कटर है और उसने पहले से ही खुदाई शुरू कर दी है। अगर धीरे धीरे टनल बनाकर ऊपर छत तक पहुंच गए तो बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। जॉन पूछता है कि अगर रात को गार्ड्स को पता चला कि हम सेल में नहीं हैं तो शक नहीं होगा। तब क्लेरेंस कहता है कि उसके पास समाधान है। वो जानता है एक बार्बर को जो कैदियों के बाल कटवाता है। वह हमें बाल दे सकता है जिससे हम बेड पर एक नकली सिर रखकर डमी बना देंगे। तब गार्ड्स को शक नहीं होगा क्योंकि हमारे बेड पर नकली सिर होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र पार कैसे करेंगे? मॉरिस जॉन से कहता है कि तुम क्लोजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहां पुलिस वालों के लिए बने रेनकोट्स मिलते हैं।
अगर तुम कुछ रेनकोट्स चुरा कर दे दो तो हम उन्हें जोड़कर ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बना लेंगे और समुद्र पार कर पाएंगे। चार्ली भी कहता कि उसे कोई काम दे दो, वह भी मदद करना चाहता है। मॉरिस उसे बताता है कि जब वह वेंटिलेशन की जाली खोदेगा तो चार्ली पहरेदारी करे ताकि कोई गार्ड हमें देख न ले, और जब चार्ली खोदेगा तब मॉरिस पहरा देगा। ये प्लान सबको ठीक लगा और उसी रात खुदाई शुरू कर दी गई। लेकिन नेल कटर बहुत छोटा था, दीवार खोदना मुश्किल था और मॉरिस को काफी जोर लगाना पड़ता। फिर भी वह धीरे धीरे उस छेद को खोदता गया। अगले दिन खाने की मेज पर वह दोस्तों से कहता है कि मुझे खुदाई के लिए बड़ा औजार चाहिए, नेल कटर से काम बड़ा मुश्किल हो रहा है। तभी उसकी नजर चम्मच पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। वह जानबूझकर चम्मच को अपने जूते पर रगड़कर गंदा कर देता है। मॉरिस ने गार्ड को बुलाकर बोला, इस चम्मच से तो काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरा दे दो। उसने जैसे ही दूसरी मांग की, बाकी कैदियों ने भी अपने अपने चम्मच बदलवाने की दरख्वास्त कर दी। गार्ड को कुछ अजीब नहीं लगा और उसने चम्मच बदलने की मंजूरी दे दी। मॉरिस सीधे मेज की तरफ गया, जहां एक और सिक्योरिटी गार्ड टेबल के पास बैठा हुआ था। जैसे ही वह चम्मच बदल रहा था, जॉन बातों में उस गार्ड को उलझा ले गया। उस मौके का फायदा उठाकर मॉरिस ने एक नहीं 2 चम्मच उठा लिए और एक चुपके से जेब में रख लिया। फिर वह बिना घबराए अपनी सेल में लौट आया। रात में इंग्लिश बुक देने आया तो मॉरिस ने उससे पूछा कि क्या यहाँ वेल्डिंग वाला कोई औजार मिलेगा। इंग्लिश समझ गया कि मॉरिस अभी भी भागने का ख्वाब देख रहा है। उसने चेतावनी दी कि कोशिश बेकार है, पकड़े जाने पर शायद जान भी जा सकती है। उसने बताया कि इतने सालों में उसे कभी भागने का ख्याल नहीं आया क्योंकि यह असंभव है, लेकिन अगर मॉरिस जिद करता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। मॉरिस को उसकी बातों का असर नहीं हुआ। अगले दिन उसने लिटमस से माचिस मांग ली और कहा कि अगर वह उसकी मदद करेगा तो हर रोज अपने हिस्से का खाना लिटमस के चूहे को दे देगा। लिटमस चूहे का शौक रखता था, सो उसने यह सौदा मान लिया। उसी रात लिटमस ने माचिस पास कर दी। मॉरिस ने नेल कटर के हैंडल को निकालकर उसे चम्मच से जोड़ दिया और माचिस से दोनों हिस्सों को जोड़कर वेल्ड जैसा कड़ा जोड़ बना लिया। इससे उसने एक नुकीला औजार तैयार कर लिया। फिर वह वेंट के चारों ओर खुदाई करने लगा। चार्ली निगरानी कर रहा था और अगर कोई गार्ड आता तो सीटी बजाकर चेतावनी देने का वादा किया। पर पहरा देते देते चार्ली की नींद छलकी और उसी पल एक गार्ड वहां आ गया। भाग्य से इंग्लिश बीच में आ गया और गार्ड का ध्यान बांटा, जिससे चार्ली भी जाग गया। पर घबराहट में चार्ली सीटी बजाने में चूक गया और कोई चीज गिरा दी। मॉरिस ने संकेत समझते ही वेंट को ढक दिया और बेड पर लेट गया। गार्ड ने कहा कि कहीं से जलने की दुर्गंध आ रही है। मॉरिस ने सीधा जवाब दिया कि यहां तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई स्मोक करे, और उस गार्ड को भी अच्छा लगा कि किसी ने उसकी कदर की। जैसे ही गार्ड चला गया, मॉरिस ने वेंट के चारों ओर से कंक्रीट निकालना शुरू कर दिया। पर उसने देखा कि वेंट की जाली के साथ पेच भी लगे थे, जिन्हें काटने के लिए तेज औजार चाहिए थे। जब जब मॉरिस को मौका मिला, वह ग्रिल से निकली हुई सीमेंट चुपके से बाहर फेंक देता रहा। अगले दिन उसने कारपेंटर का बहाना बनाकर एक तेज धार वाला मेटल चुरा लिया। चार्ली डर गया कि मेटल डिटेक्टर से कैसे बाहर ले जाएंगे, पर मॉरिस निश्चिंत था कि सब संभाल लेगा। बाहर जाते समय दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर बच गया क्योंकि उसने मेटल हाथ में ले लिया था। गार्ड ने पूछा, ये क्या लेकर जा रहे हो? मॉरिस ने जवाब दिया कि कपड़े सुखाने के लिए ले जा रहा था। गार्ड ने कहा, ज्यादा चालाक मत बनो, और मेटल ले लिया। पर असलियत में मॉरिस ने 2 मेटल चुरा रखे थे, एक हाथ में और दूसरा जूते में छुपाकर। बाद में उसने उस छुपा हुआ मेटल इस्तेमाल करके ग्रिल काट दिया। अब बारी थी गार्डों को मूर्ख बनाने के लिए नकली सिर बनाने की। चारों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली। चार्ली ने गार्ड से थोड़ी पेंट मंगवाई, ये कहकर कि उसे आर्ट बनाना पसंद है। जॉन नाई की दुकान से बाल इकट्ठे करके लाया और क्लेरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें ले आया। मॉरिस ने वेंट से निकली कंक्रीट को पीस कर पाउडर बना लिया। पानी और पुरानी मैगजीन की मदद से उसने सिर का ढांचा बनाया। फिर उस पर पेंट और नकली बाल लगाकर असली जैसा दिखने वाला डमी सिर तैयार कर लिया। साथ ही उसने कार्डबोर्ड से नकली दीवार बनाकर सुरंग के निशान छुपाने की भी योजना बनाई। एक रात मॉरिस ने अकेले ऊपर जाने का फैसला किया। उसने डमी सिर को बेड पर रखकर उसे कंबल से गर्दन तक ढांक दिया ताकि लगे कि कैदी सो रहा है। फिर नकली कार्डबोर्ड लेकर सुरंग से बाहर निकल आया। मॉरिस ने पाइप पकड़कर धीरे धीरे छत की ओर चढ़ना शुरू किया। वहीं नीचे चार्ली बाहर चौकसी दे रहा था। जैसे ही मॉरिस छत पर पहुंचा, उसने देखा कि ऊपर एक लोहे का ग्रिल लगा है जो उसकी पहुंच से बाहर था। तभी एक गार्ड वहां आया और चार्ली से पूछ बैठा, इतनी रात तक पेंटिंग क्यों कर रहे हो, और तुम्हारा दोस्त मॉरिस आज जल्दी क्यों सो गया? चार्ली ने शांत होकर कहा, सर, मॉरिस आज कारपेंट्री का काम करते करते थक गया था, इसलिए जल्दी सो गया। तभी गार्ड की लाठी हाथ से गिर गई। उसे उठाते हुए उसने देखा कि मॉरिस के बाल कुछ अजीब से दिख रहे हैं। चार्ली डर के मारे कांपने लगा। गार्ड ने मॉरिस के सेल में हाथ डालकर उसके बाल छुए। मॉरिस थोड़ी हैरानी से बोला, क्या हुआ सर, मेरे बाल इतने खास हैं क्या? समय रहते मॉरिस नीचे उतरकर लेट गया था। अगले दिन उसने अपने साथी को बताया कि छत पर एक रास्ता है, लेकिन ग्रिल ने उसे रोका हुआ है और वह ग्रिल बहुत ऊंचाई पर है। उसने कहा कि इस बार उसे एक और साथी की मदद चाहिए। जॉन बोला, मैंने अपना वेंट पूरी तरह से खोद लिया है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ छत तक पहुंच जाऊंगा। उसी रात मॉरिस और जॉन वेंट्स के रास्ते छत तक पहुंच गए।
जॉन ने मॉरिस को सहारा दिया और मॉरिस ने ग्रिल को पकड़ लिया। जॉन ने देखा कि ग्रिल बहुत मजबूत है और पूरी तरह वेल्ड किया गया है। उसे काटने का एक ही तरीका है, ड्रिल मशीन। अगले दिन म्यूजिक क्लास में सभी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। तभी मॉरिस की नजर एक छोटे पंखे पर पड़ी। उसने सोचा कि इससे वह ड्रिल मशीन बना सकता है। उसने चार्ली से कहा, तुम इसे किसी तरह छुपा दो। चार्ली ने पंखे को आसानी से अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा दिया। गार्ड्स ने बॉक्स चेक किया, लेकिन उन्हें पंखा नजर नहीं आया और चार्ली को जाने दिया। मॉरिस ने पंखा उठाया और काम शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने पंखे से ड्रिल मशीन बना ली। उसी रात मॉरिस और चार्ली छत पर चढ़कर ग्रिल की एक रोड काटने लगे। ड्रिल की आवाज इतनी तेज थी कि गार्ड्स ऊपर आने लगे, लेकिन मॉरिस ने सही समय पर रोड काट दी और आवाज बंद कर दी। गार्ड्स ने कुछ देखा नहीं और वापस चले गए। अब सभी रास्ते खुल गए थे और मंगलवार की रात को ये चारों दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज से भागने वाले थे, जहां से अब तक कोई भी भाग नहीं पाया था। अगले दिन सभी की मीटिंग मूवी हॉल में हुई, जहां सभी लोग फिल्म देख रहे थे। मॉरिस ने जॉन और क्लेरेंस से पूछा, क्या तुम्हारे वेंट्स तैयार हैं? और वो रेनकोट्स जिनसे हम ट्यूब्स और लाइफ जैकेट बनाने वाले थे, वो कैसे हैं? उन्होंने बताया, सब रेडी है, डमी सिर भी तैयार है, बस सही समय का इंतजार है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस ने डॉग द्वारा दिए गए फूल को टेबल पर रखा। जब वार्डन ने फूल देखा तो वह आकर उसे मसल देता है। यह देखकर लिटमस गुस्से से झल्ला गया, क्योंकि यह फूल डॉग का पसंदीदा था और डॉग अब नहीं रहा। लिटमस ने वार्डन पर हमला किया, लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आ गया और वह गिर पड़ा। मॉरिस को यह देख और भी गुस्सा आया। उस रात चारों ने भागने का अंतिम फैसला कर लिया। मॉरिस आधी रात का इंतजार कर रहा था ताकि गार्ड्स की निगरानी थोड़ी ढीली हो जाए और वो आसानी से निकल सके। इसी बीच इंग्लिश उसके सेल में कुछ किताबें देता है। मॉरिस कहता है, आखिरी बार तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ। इंग्लिश तुरंत समझ जाता है कि मॉरिस ने यहाँ से भागने का पक्का प्लान बना लिया है। वह चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन जो हुआ वो मॉरिस ने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। वार्डन अचानक उसके सेल की जांच करने आता है, जैसे किसी ने उसे मॉरिस के प्लान के बारे में बता दिया हो। मॉरिस डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि इतने महीनों की मेहनत पर पानी फिरने वाला था। वार्डन ने गार्ड्स को हर कोना चेक करने का आदेश दिया। गार्ड्स मॉरिस के सेल की हर चीज को उलट पुलट कर देख रहे थे, लेकिन मॉरिस कोई साधारण कैदी नहीं था। उसने छोटा मोटा प्लान नहीं बनाया था। उसका प्लान बिल्कुल साफ और परफेक्ट था, इतना कि वार्डन भी उसे पकड़ नहीं सकता था। यहाँ तक कि गार्ड जब उस जगह से सूटकेस हटाता है जहां मॉरिस ने सुरंग बनाई थी, तब भी वह पकड़ा नहीं गया। मॉरिस ने पहले से एक नकली कार्डबोर्ड लगाकर उसे पूरी तरह छुपा दिया था। जब वहां कुछ नहीं मिलता तो वार्डन और गार्ड चले जाते हैं, लेकिन गार्ड नोटिस करता है कि मॉरिस और चार्ली रात भर बातें करते रहते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, गार्ड कहता है। वार्डन जवाब देता है, ठीक है, कल मॉरिस का सेल बदल दो ताकि दोनों साथ में न रह सकें और न ही बात कर सकें। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय वुल्फ मॉरिस को धमकाता है, कहता है, आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मॉरिस अपने साथियों से कहता है, सही कह रहा है यह गधा, आज सच में मेरी आखिरी रात होगी। लेकिन दोपहर में ही वुल्फ ने मॉरिस पर चाकू से हमला कर दिया। तभी इंग्लिश बीच में आकर उसे रोकता है। इंग्लिश भी मॉरिस की मदद करना चाहता था। कामयाब हो या ना हो, बस वह मॉरिस के प्लान में साथ देना चाहता है। उस रात मॉरिस, जॉन, क्लेरेंस और चार्ली ने तय किया कि वे अपने अपने वेंट से निकलकर छत पर मिलेंगे। चार्ली शुरू में भागने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वह अपने सेल में आया, घबराहट के कारण अकेले बैठकर प्लान में शामिल न होने का फैसला कर लिया। तीनों बाकी साथी अपने अपने रास्तों से निकलकर छत पर पहुंच गए। वे काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि चार्ली अब नहीं आएगा तो उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। तीनों अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे निकल जाते हैं और इसी बीच चार्ली अपनी आजादी का सपना आंखों के सामने टूटता देखता है। वो तीनों धीरे धीरे लाइट से बचते हुए भागने लगे। ऐसे ही छुपते छुपाते वो बिल्डिंग के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए। इसी बीच चार्ली के दिल में भी जोश आया और उसने भागने की कोशिश करने का मन बना लिया। वह वेंट से निकलकर छत तक पहुंच गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अकेले ऊपर के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा था, यानी डर के कारण उसने अपनी आजादी का मौका गवा दिया। वहीं तीनों दूसरी तरफ छत पर पाइप पकड़कर जमीन पर उतर गए और टावर में बैठे गार्ड की नजरों से बचते हुए जेल की अंतिम दीवार तक जा पहुंचे। फिर बारी बारी वे फेंस पर चढ़कर जेल से बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद तीनों तेजी से दौड़ते हुए समंदर तक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने रेनकोट निकाले और उसे मुंह से हवा भरकर ट्यूब बोट बना दी। इसमें समय तो काफी लग गया, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उन्होंने पूरी मेहनत से बोट फुलाकर पानी में उतार दी और अल्काट्राज के किले से भाग निकले। अगली सुबह गार्ड अपने चेक के दौरान हर सेल में गया। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन चार्ली के पास पहुंचकर उसने देखा कि चार्ली सेल में खड़ा सोच रहा था कि काश कल रात थोड़ी हिम्मत जुटा लेता तो बच निकलता। गार्ड ने पूछा, तुम्हारा दोस्त इतनी देर तक क्यों सो रहा है? फिर वह मॉरिस के सेल की तरफ गया। मॉरिस से कोई जवाब नहीं आया तो गार्ड गुस्से में आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। जब उसने मॉरिस का सिर जोर से ऊपर खींचा तो सिर नीचे गिर गया। गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मॉरिस अब सेल में नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में मजे ले रहा था।
उसने अपने बेड पर सिर्फ डमी हेड छोड़ा था। तुरंत पूरे अल्कट्रास में सायरन बजने लगे। जेल में अफरा तफरी फैल गई। वार्डन ने पूरे जेल में तीनों की तलाश शुरू कर दी। जब वे अंदर नहीं मिले तो वार्डन ने समुद्र में सर्च ऑपरेशन कराया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तीनों बच गए होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि ये तीनों बहुत मजबूत थे। वह अब समुद्र पार कर अपनी आजादी का आनंद ले रहे होंगे। हेडक्वार्टर के अधिकारी वार्डन से सवाल कर रहे थे, तुम कहां थे जब वह भाग गए? वार्डन टेंशन में था। तभी उसे डॉग का फेवरेट फूल मिला, जो यह संकेत था कि मॉरिस ने वार्डन से बदला भी ले लिया। सर्च टीम का हेड आया और बताया कि हर जगह खोज हो चुकी है, लेकिन शरीर नहीं मिले। अपने करियर और इमेज बचाने के लिए वार्डन ने ऑर्डर दिया कि रिपोर्ट में लिखो कि तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पानी में डूब के मर गए। हालांकि वार्डन की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ। मॉरिस अल्कट्रास से भागकर पूरी दुनिया में जीनियस के रूप में मशहूर हो गया। 1 साल बाद जेल को बंद कर दिया गया, क्योंकि अब कोई गारंटी नहीं थी कि कोई फिर से बच न पाए। इसी तरह इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी खत्म होती है।